हे गाइस, आप एक खूबसूरत महिला की इस प्राचीन नक्काशी को देख सकते हैं, लेकिन इस नक्काशी में कुछ अजीब है ना? वह पूर्ण उभरे हुए स्तनों के साथ उकेरी गई है और यहाँ की अन्य नक्काशियों के विपरीत उसका पेट सपाट नहीं है। पर क्यों? क्योंकि वह गर्भवती है, इसीलिए। और नीचे देखिए, इस आदमी ने एक बेलनाकार उपकरण पकड़ा हुआ है जो उसे इसके पेट पर दबाने के लिए तैयार है, क्योंकि वह इस महिला के पेट के अंदर स्थित बच्चे की हृदय गति सुनना चाहता है। लेकिन क्या वास्तव में अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग किए बिना अजन्मे बच्चे के दिल की धड़कन सुनना संभव है? मानिए या ना मानिए, आज हम एक इसी प्रकार की तकनीक का उपयोग करते हैं। कई डॉक्टर और दाई अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग किए बिना एक उपकरण का उपयोग करते हैं जिसे पिनार्ड हॉर्न कहा जाता है। बहुत सारे डॉक्टर गर्भवती महिलाओं पर इस उपकरण का प्रयोग करते हैं और कुछ का यह भी दावा है कि यह आसान है और उन्नत अल्ट्रासाउंड उपकरणों से बेहतर है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो आज हमारे पास कई फैंसी इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटरीकृत मशीनें हैं, भौतिकी के बुनियादी सिद्धांतों पर काम करने वाले सरल उपकरण हैं। लेकिन यह नक्काशी इतिहास को बदल देती है, क्योंकि हमें लगता है कि पिनार्ड हॉर्न का आविष्कार स्पष्ट रूप से 1895 में पिनार्ड द्वारा किया गया था। यह लगभग 125 साल पहले की बात है। लेकिन यह नक्काशी भारत में रानी की वाव नामक एक मंदिर में पाई जाती है और यह कम से कम 1000 साल पहले बनाई गई थी। तो आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय 1000 साल से भी पहले ऐसे उपकरणों का उपयोग कर रहे थे। और मैं आपको उसी मंदिर से उन्नत तकनीक के और सबूत भी दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ हम विभिन्न प्रकार के औजारों के साथ एक पुरुष आकृति को देख सकते हैं। लेकिन क्या आप यहाँ वास्तविक समस्या देख रहे हैं? वह एक फ्लैशलाइट या इलेक्ट्रिक टॉर्च पकड़े हुए है, ठीक वैसे ही जैसे हम आज उपयोग करते हैं। मेरा मतलब है कि इसकी समानता को देखिए। एक विशिष्ट टॉर्च के एक छोर पर एक चौड़ा बल्ब और एक लंबा पतला सिलेंडर होता है और दूसरे छोर पर एक बटन होता है। ठीक यही हम आज देखते हैं। और उसकी उंगलियों को देखिए, ये लगभग ऐसे लग रहा है जैसे वह बटन को दबा रहा है और उसे चालू कर रहा है। क्या यह एक टॉर्च है? इतिहासकारों के अनुसार आज से ठीक 130 साल पहले डेविड मिसेल ने फ्लैशलाइट का आविष्कार किया था, लेकिन हम इसे इस 1000 साल पुराने मंदिर में देख रहे हैं। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि रानी की वाव एक बेहद रहस्यमय स्थान है, शायद दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर। हो सकता है कि यह उपकरण यह बताता हो कि प्राचीन मूर्तिकार गहरे और अंधेरे कक्षों में नक्काशी कैसे कर पाए, ऐसे स्थानों पर जहां धूप के पहुंचने की कोई संभावना नहीं थी। हम हमेशा अंधेरे कक्षों में शानदार और असंभव नक्काशी पाते हैं और आश्चर्य करते हैं कि मूर्तिकारों ने उन्हें कैसे उकेरा होगा। यदि वे वास्तव में आग की मशालों का उपयोग कर रहे थे तो दीवारों और छत में कार्बन के निशान होने चाहिए, वहाँ कुछ कालिख मिलनी चाहिए। लेकिन प्राचीन हिंदू मंदिरों में इसका कोई निशान नहीं है। क्या वे प्राचीन काल में टॉर्च जैसे उपकरणों का उपयोग कर रहे थे? क्या इसी तरह वे पूरी तरह से इन ब्लॉक्स को असेंबल करने और फिट करने में सक्षम थे, यहाँ तक कि मंदिर के पिच ब्लैक स्थानों पर भी? लेकिन मंदिर के उज्जवल क्षेत्रों में भी पत्थरों के जोड़ अद्भुत हैं। उन्होंने मंदिर के निर्माण के लिए वास्तव में कुछ अजीब तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस क्षेत्र को देखिए, क्या आपको कुछ अजीब दिखा? यदि आप यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले आप एक आदमी को छिपे हुए और इस महिला को देखते हुए देख सकते हैं। यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। लेकिन इस पत्थर के ब्लॉक को देखिए, किनारों पर ध्यान दीजिए, इस ब्लॉक का आकार देखिए, इसमें इतने सारे कोने हैं। यह कोई मानक वर्ग या एक नियमित पत्थर का ब्लॉक नहीं है। और फिर यह 3D भी है, क्योंकि यह सामने की सतह पर भी ऊपर और नीचे जा रहा है। और इस असेंबली को देखिए, यह 500 वर्षों से भी अधिक समय से मिट्टी में दबी होने के बाद भी बिल्कुल सही दिखती है। याद रखें कि रानी की वाव कई सदियों पहले पूरी तरह से मिट्टी में दब गई थी। उन्होंने लगभग 130 साल पहले इस मंदिर की खुदाई की। इस तरह की किसी भी चीज को पूरी तरह से असेंबल करने के लिए एकमात्र तरीका कोणों का सटीक माप होना है। उन्हें सटीक माप प्राप्त करने और पत्थर के इस तरह के ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए कोणों की गणना करने में सक्षम होना चाहिए था। तो प्राचीन काल में वे कोणों को कैसे मापते थे? यह सही है कि वे प्राचीन काल में एक एंगल फाइंडर का उपयोग करते थे,
इस उपकरण को हिंदी में चांदा भी कहा जाता है और आज यह हर किसी के द्वारा उपयोग किया जाता है। एंगल फाइंडर में मूल रूप से प्रत्येक 10 डिग्री दिखाने के लिए चिन्ह होते हैं, इसलिए 180 डिग्री 18 चिन्हों में विभाजित होता है। इस मंदिर में एंगल फाइंडर को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगह पत्थरों पर तराशा गया है और मैं आपको 1 मिनट में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। लेकिन यहाँ के प्राचीन एंगल फाइंडर्स में प्रत्येक में 14 अंक होते हैं, इसलिए प्रत्येक अंकन लगभग 13 डिग्री चौड़ा होता है। और मैं आपको इस संरचना में कई स्तरों में कई स्तंभों पर खुदे हुए एंगल फाइंडर्स दिखा सकता हूँ और यही इस बात की कुंजी है। इस मंदिर में 7 स्तर हैं और इसकी एक बहुत ही अनोखी वास्तुकला है। यह मंदिर एक कोण पर लगातार भूमिगत हो रहा है। यहाँ कुछ सीढ़ियां हैं और एक समतल क्षेत्र है और फिर से सीढ़ियां हैं, उसके बाद और अधिक समतल क्षेत्र है और इसी तरह उस तरह की संरचना बनाने के लिए आपको प्रत्येक स्तर के बीच कोणों की बहुत सटीक गणना करने की आवश्यकता है। यदि आप एक स्तर का निर्माण करते समय गलती करते हैं तो आप पूरी संरचना को पूरी तरह से खराब कर सकते हैं। मानिए या ना मानिए, प्राचीन मिस्रवासियों ने इसी कमी के कारण एक पूरा पिरामिड खराब कर दिया था क्योंकि वे कोणों को नहीं समझ पाए थे। इसे अब बेंट पिरामिड कहा जाता है। यह लगभग 4600 साल पुराना है और इसे देखकर आप तुरंत बता सकते हैं कि निचला आधा हिस्सा एक अलग कोण पे बनाया गया है और ऊपर का आधा हिस्सा अलग कोण के साथ बनाया गया है। दोनों हिस्सों के बीच 10 डिग्री से ज्यादा का अंतर है और हाल ही में इस पिरामिड पर किए गए संरचनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि उन्होंने निर्माण के दौरान कोणों की गणना में गलती की। उन्होंने इसे ठीक करने की कोशिश की लेकिन अंततः यह एक विफलता थी। तो अब हम जानते हैं कि रानी की वाव में हर जगह ये एंगल फाइंडर क्यों लगाए गए हैं। साथ ही सभी नक्काशियों को क्षैतिज या लंबवत नहीं रखा गया है, कुछ को विशिष्ट कोणों पर रखा गया है। कुछ नक्काशियों को 45 डिग्री पर देखना वास्तव में बहुत अच्छा है। कुछ आकृतियां ऐसा दिखावा कर रही हैं कि उन्होंने संरचना का भार उठा रखा है। कुछ उल्टी लटकी हुई हैं, लेकिन उन्हें तराशकर इन कोणों में लगाने के लिए प्राचीन बिल्डरों को इन एंगल फाइंडर्स की आवश्यकता रही होगी। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह तर्क देना कि प्राचीन भारतीय एंगल फाइंडर का उपयोग नहीं कर रहे थे मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि कोणों और दूरियों को ठीक से मापे बिना इन अविश्वसनीय संरचनाओं का निर्माण करना असंभव है। वास्तव में कई प्राचीन भारतीय मंदिरों में हम पैमानों की नक्काशी देख सकते हैं जिन पर चिन्ह उकेरे हुए हैं। यहाँ एक लड़का है और इसके हाथ को देखिए, उसने एक पतला लंबा आयताकार कुछ पकड़ रखा है, लेकिन ध्यान से देखिए उसमें विशिष्ट अंतराल पर कुछ चिन्ह बने हुए हैं। यह वास्तव में मापने का एक पैमाना है और यह नक्काशी 1000 साल पुरानी है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारत के प्राचीन निर्माता मापक उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। और यह आदमी कौन है? वे भगवान विश्वकर्मा हैं। वह एक प्राचीन इंजीनियर थे। दुर्भाग्य से इनका दूसरा हाथ टूट गया है, लेकिन अन्य नक्काशियां हैं जो दिखाती हैं कि वे क्या पकड़े हुए थे और यह चौंकाने वाला है। क्या आप बता सकते हैं कि यह क्या है? हाँ, यह वही उपकरण है जिसे आपने इंजीनियरों को जमीन का सर्वेक्षण करते समय उपयोग करते हुए देखा होगा। इसे थियोडोलाइट कहा जाता है और यह हमें बताता है कि क्या भूमि समतल है या इसमें उतार चढ़ाव है। कुछ नक्काशियों में हम इन्हें थियोडोलाइट में देखते हुए देख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंजीनियर करते हैं। इस मंदिर में विश्वकर्मा की नक्काशियों को देखना शुरू करें तो उन्हें कई अजीब उपकरणों को पकड़े हुए दिखाया गया है। इसे देखिए, यह आधुनिक समय के एंगल ग्राइंडर जैसा कोई उपकरण लगता है। आज हम इसका प्रयोग विभिन्न सामग्रियों को काटने और पीसने के लिए करते हैं। आप आज के एंगल ग्राइंडर के साथ इसकी विशिष्ट समानता को देख सकते हैं। इसका आधार लंबा है और ऊपर एक गोल घेरा है। लेकिन क्या हम यहाँ कुछ भूल नहीं रहे हैं? आखिर उन्होंने इन प्राचीन उपकरणों को ऊर्जा किस प्रकार प्रदान की होगी? मेरा मतलब है कि एंगल फाइंडर और टॉर्च जैसे उपकरणों को और इस प्रकार के सभी बिजली के उपकरणों को बिजली की जरूरत होती है ना? तो उन्हें शक्ति का वह स्रोत कैसे मिला? ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन निर्माता एक अजीब शक्ति के स्रोत का उपयोग कर रहे थे। यह आमतौर पर उनकी छाती पर एक गोलाकार या समचतुर्भुज आकार के उपकरण के रूप में दिखाया गया है।
मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ उनके गले की चेन से जुड़ा हुआ एक पेंडेंट है। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन इस वाले का क्या? आप देख सकते हैं कि वह पूरी तरह से नंगी छाती है, लेकिन उसकी छाती पर कुछ फंसा हुआ है और इसका एक बहुत ही अजीब रूप है। यह एक उन्नत उपकरण जैसा दिखता है। यह उसके ऊपर पेंट किया हुआ नहीं है, इसमें कुछ उभार है, इसलिए इसे उसकी छाती पर उभरा हुआ दिखाया गया है। यहाँ एक और नक्काशी है, यह अलग आकृति दिखा रही है। और फिर से उसकी छाती पर देखिए, बिल्कुल उसी के समान इसके सीने पर भी एक डिवाइस जुड़ी हुई है। इसे देखकर आप आयरन मैन के आर्क रिएक्टर के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकते। क्या प्राचीन काल में इस शक्ति स्रोत का कोई नाम था? हाँ, इसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता था। कभी कभी इसे दिव्य पदार्थ भी कहा जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि यह उपकरण कंपन पैदा कर सकता है और सूरज की रोशनी से भी बिजली पैदा कर सकता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ऐसा ही उपकरण आज भी संरक्षित है। इस मंदिर में बहुत कड़ी सुरक्षा है और इस आर्क रिएक्टर को मंदिर की मुख्य मूर्ति के अंदर रखा गया है। तो क्या यह संभव है कि यह किसी प्रकार का ऊर्जा उपकरण हो? यही कारण है कि हमें यहाँ टॉर्च जैसे बहुत ही उन्नत उपकरण खुदे हुए दिखाई देते हैं। आपने इस मंदिर में जो दूसरी उन्नत तकनीक देखी, उसका क्या? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।